तो चैप्टर 7 के कुछ और क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। XYZ लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद अ प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है, 8 ईयर्स की इसकी लाइफ है। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट विल बी 3.5 करोड़, मतलब 350 लाख रुपए इनिशियल इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी। एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 25 लैक्स विल बी परचेज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब तीसरे साल के एंड में आपको पैसा जाने वाला है, दूसरा एडिशनल 25 लाख रुपए। तो जीरोथ ईयर की बात करें तो आपके 350 लाख जाएंगे। ठीक है, और थर्ड ईयर में आपका पैसा जाएगा कितना, 25 लाख। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है और थर्ड ईयर के एंड में है, तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो फोर्थ ईयर से शुरू होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आगे क्या बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स द ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव नो रीसेल वैल्यू। मतलब ये 350 लाख जो है या 3.5 करोड़ है, इसका कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं है। मतलब 3.5 करोड़ रुपए पूरे 8 साल में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बट द एडिशनल इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड फॉर 2,50,000। ये 25 लाख का इक्विपमेंट आप 2.5 लाख में बेच पाओगे। मतलब आपका ओवर द पीरियड ऑफ कितना, तीसरे साल के एंड में लाए हैं, पर चौथे साल के आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल, सातवां साल, आठवां साल, ओनली 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन होगा। 22.5 लैक्स डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो देख लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ऑफ 40 लाख विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ 8th ईयर। स्टार्टिंग में आपका 40 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल जाएगा जीरोथ ईयर पे। ठीक है, और 8th ईयर में आपको वापस मिल जाए। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा आउटफ्लो में पहले, और फिर इनफ्लो में कंसीडर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 8th ईयर। प्रोजेक्ट विल बी फंडेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब ब्याज पे कहीं से पैसा डालना नहीं है। द सेल्स वॉल्यूम ओवर 8 ईयर्स हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलो। आपको यूनिट्स दे रखे हैं, पहले साल में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे और पाँचवें साल में, मतलब ये 2 साल है, 270, और छठे, सातवें और आठवें, मतलब ये 3 साल है, इसमें 1,80,000। ये यूनिट्स है। उनको सेल प्राइस देंगे, खर्चा देंगे, देखते क्या बोल रहे हैं। अ सेल्स प्राइस ऑफ 240 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड एंड वेरिएबल एक्सपेंस विल अमाउंट टू 60%। मतलब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 240 का 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40% क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन हर यूनिट पे कितना होगा, 96। ये हमें इनकम गिनने के लिए काम आएगा। फिक्स कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 36 लाख। कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। 36 लाख रुपए का हर साल का आपका खर्चा होने वाला है। द लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। तो देखो, किसी साल में अगर लॉस है तो अगले 2 साल में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ये इनकम टैक्स के हिसाब से आपको दे रखा है कि इनिशियल ईयर में शायद क्योंकि यूनिट्स कम है तो शायद लॉस हो, उस लॉस को हम नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करेंगे। उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से हमारा टैक्स का पेमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकती है। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट एंड कंसिडर 12% टू एन अप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो एनपीवी जो निकालने के लिए बोलेंगे उनको 12% पे बोलेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमने जो सोचा था कि 3.5 करोड़ का इक्विपमेंट लेंगे, 8 साल चलेगा, कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं होगी, तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 350 डिवाइड बाय 8। 43.75 आपका डेप्रिसिएशन रहेगा 1 से लेकर 8 साल तक का ओरिजिनल इक्विपमेंट का। ये हो रहा है 128। इसके बाद आपका जो एडिशनल इक्विपमेंट है 25 लाख में खरीदोगे तीसरे साल के एंड में, मतलब डेप्रिसिएशन होगा चौथे साल से शुरू, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 5 साल के लिए साल्वेज वैल्यू होगा 2.5 लाख। तो 22.5 लाख रुपए जो है वो आपके चलने वाले हैं 5 साल। मतलब हर साल का आपका डेप्रिसिएशन हो गया 4.5 लैक्स। और ये कौन से साल में होगा, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें एंड आठवें। और ये हमारा कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल उसके बारे में दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पहले, दूसरे और तीसरे 3 साल में इन दोनों का समेशन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। और चौथे साल से इन दोनों का टोटल आपको डेप्रिसिएशन के रूप में मिलने वाला। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट एनपीवी, एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो ये जो वर्किंग मैंने की है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन। तो आपका ओरिजिनल जो इक्विपमेंट है कॉस्ट कितनी है उसकी, 350 लाख, साल्वेज वैल्यू 0। तो डेप्रिशिएबल जो अमाउंट है फॉर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स कितना हो गया, 43.75 लैक्स। ये आपकी रहेगी 1 to 8 ईयर्स। और एडिशनल इक्विपमेंट की बात करें 25 में खरीदोगे और ये थर्ड ईयर में खरीदोगे, बट डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर से शुरू होगा।
सालवेज वैल्यू कितनी होगी 2.5 लाख, आपकी 22.5 क्या हो गई आपकी डिप्रिशिएबल अमाउंट। बट सिर्फ 5 साल के लिए ये हो गया आपका 4.5 लाख, ये होगा आपका 5 से लेकर 8 साल का। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया डिप्रिसिएशन का। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे इनकम को गिन लेते हैं कि आउटफ्लो तो मालूम पड़ गया हमको 350 लाख जीरो ईयर में जाएगा, 40 लाख रुपए मेरा जाएगा वर्किंग कैपिटल का, तीसरे साल के एंड में 25 लाख जाएगा और 8th ईयर के एंड में मुझे 40 लाख। उसके बाद इनकम की बात करें तो ये मुझे हर साल के यूनिट दे रखे, तो मैं क्या करता हूँ एक टेबल बना लेता हूँ, उस टेबल में सारी की सारी चीज़ें पुट इन कर देता हूँ। ईयर 0 1, अब जो 3rd ईयर है उसके अंदर पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, 4th 5th 6th 7th 8th में भी पैसा आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, तो मैं 8th ईयर 2 बार ले लेता हूँ क्योंकि ये इक्विपमेंट बेच के जो पैसा मिलेगा उसको लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को 350 लाख का गया, प्लस वर्किंग कैपिटल का भी यहाँ पे ले लेता हूँ 40 लाख। ये दोनों मेरा आउटफ्लो हो रहा है और कोई भी आउटफ्लो इस ईयर में हो नहीं। इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेवेन्यू या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ डायरेक्टली। कॉन्ट्रीब्यूशन में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 72,000 इंटू 96, ये कॉन्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ हर साल का। और उससे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3rd ईयर के अंदर मेरा पैसा कितना जा रहा है 25 लाख, और 8th ईयर में मुझे वापिस से वर्किंग कैपिटल मिल रहा है और ये इक्विपमेंट बेच के मुझे 2.5 लाख मिल रहा है। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट का पूरा चीज़ें लिख दी। ये बहुत कॉशियसली आपको ध्यान से समझ के लिखना है। 350 लाख गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल का 40 गया, 40 वापस आया, फिर 3rd ईयर के एंड में 25 लाख गया, 2.5 लाख वापस आया। ये मेरा हो गया पूरा का पूरा आउटफ्लो पार्ट। अब इनफ्लो की बात कर लेते हैं। तो इनफ्लो में 0th ईयर पे कुछ नहीं होने वाला। 1st ईयर में मुझे 72,000 यूनिट्स बेचने को मिलेंगे इंटू 96। मैं क्या कर रहा हूँ, रुपीज़ इन लैक्स निकाल रहा हूँ सारा का सारा, मैं 0.72 के हिसाब से करूँगा। तो पहले साल में मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 69.12, दूसरे साल में 103.68, 3rd ईयर में 249.6, 4th एंड 5th ईयर का दोनों का सेम है तो एक ही बार निकाल लेते हैं। 4th ईयर का आया 9.2, अभी 259.2, 6, 7, 8 का भी सेम है 1.8, 170.8, 172.8, 172. ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पार्टीशन कर रहा हूँ। ये आउटफ्लो है मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। हमको बोल रखा था कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी कितनी होगी 36 लाख, तो हर साल आपके 36 लाख जाएंगे। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के अलावा आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर जो फिगर निकलेगा वो होगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करोगे जो कि रेट दे रखा है 30%। और के बाद आपको क्या करना है, के बाद आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है फिर डेप्रिसिएशन वापस एडबैक करना है टू गेट दी दैट। ठीक है, ये हमारे आउटफ्लो के हो गए, ये इनफ्लो का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन आपका पहले साल से लेकर तीसरे साल तक सिर्फ 43.75 होगा और फिर ये भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो 1st ईयर 43.75, 2nd ईयर 43.75, 3rd ईयर 43. 4th ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है 4th ईयर ऑनवर्ड्स इन दोनों का टोटल लेना है मुझे, 43.75 प्लस 4.5, 48.25। अब मुझे इसको माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो इनमें से ये और ये दोनों माइनस होंगे, लिख लेते हैं फटाफट। 69.12 माइनस। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स आएगा नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होगा 10.63। डेप्रिसिएशन वापस एड बैक करेंगे 43.75। आपका सी फेट उस साल का हो जाएगा 33.1
अब मुझे एक लाइन बोली थी कि अगर किसी साल में लॉस है तो वो नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर में आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? तो जब टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर इस साल का, ठीक है, और प्रोबेबली इस साल में शायद हो जाए एडजस्ट, बट नहीं हो तो इस साल में भी हमको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले क्या करते थे हम लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। 103.68 माइनस 36 माइनस 43.75, तो इनफ अपने को 23.93 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा है। अब इसका जो टैक्स गिनेंगे, अगर हमें कुछ नहीं बोला होता, ये लॉस नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली 30% गिन लेता, बट क्योंकि इस साल में मेरा लॉस है, मुझे इसका जो टैक्स गिनना है तो यहाँ पे मैं गिन देता हूँ। आपका 23.93 का प्रॉफिट तो हुआ, बट क्योंकि आपके पास 10.63 का कैरी फॉरवर्ड लॉस है, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 13.33 इंटू 30% आपका टैक्स जाएगा। तो आपका टैक्स इस साल में जा रहा है 3.99, माइनस करते हैं 23.93 तो आपका आया है 19.94, और डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे तो हो रहा है 3 क्योंकि ये लॉस एडजस्ट हो गया तो अब नेक्स्ट ईयर में कोई भी मगजमारी नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। 249.6 माइनस 36 माइनस 43.75, ठीक है। अब डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूँ, जो आंसर आएगा मैं उसको 0.7 कर दूंगा, ठीक है। जो आफ्टर टैक्स फिगर आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 118.895 प्लस वापिस से मैं डेप्रेशन का फिगर कर दूंगा 43.75, तो मुझे तो कैश फ्लो मिला वो मिला 162.4। अब चौथे और पाँचवें साल का सेम है तो एक बार निकालूंगा, दोनों जगह लिख दूंगा 259.2 माइनस 36 माइनस 48.25, क्योंकि डेप्रिसिएशन अब बढ़ गया तो आया, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापिस से उसके अंदर डेप्रिसिएशन एड बैक करूँगा। मेरा चौथे साल का कैश फ्लो आया 170.715, इसका भी वो सेम आएगा। छठे सातवें आठवें साल का सेम है 172.8 माइनस 36 माइनस 48.25 2.7 प्लस 48 क्या आ रहा है 110.25 सेम आएगा दोनों तीनों सालों में। अब मुझे 8th ईयर में जो मिल रहा है उसके लिए मैं कैश फ्लो अलग से निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे सी फेट निकल गए और ये हमारे सारे के सारे आउटफ्लोज, ये है इनफ्लोज। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक ही टेबल में डाल देता हूँ और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मेरा एनपीवी निकाल लेता हूँ। ईयर 0 1 2 3 4 एंड 5 इकट्ठा ले रहा हूँ, 6 to 8 इकट्ठा ले रहा हूँ और 18 साल अलग से ले रहा हूँ। 0th ईयर पे मेरा कैश फ्लो क्या क्या हो रहा है, मेरा 350 और 40 390 जा रहा है। फर्स्ट ईयर पे मेरे को पैसा मिल रहा है 33.12, सेकेंड ईयर पे मुझे मिल रहा है 63.69। अब थर्ड ईयर में मेरे को पैसा मिल भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक, तो मैं नेट नेट ले लेता हूँ 162.645 आ रहा है और 25 जा रहा है, यहाँ पे नेट नेट 137.645 आ रहा है। 4 to 5 ईयर्स ये दो का टोटल मुझे लेना है 170.715। अब 4 to 5 ईयर्स में ये दोनों आ रहा है तो मैं एक ही बार लूँगा, क्योंकि मैं जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लूँगा वो दोनों का टोटल ले लूँगा। यहाँ पे एक ही बार लिखता हूँ 170.715। 6 to 8 ईयर्स में भी और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है 110.235। लास्ट ईयर की बात करें 8th ईयर में फिर से रिपीट जो कर रहा हूँ, ये हो रहा है मेरा 40 प्लस 2.5 मतलब 42.5 इनफ्लो हो रहा है, ठीक। अब मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने हैं, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बोला था कि आपको 12% के दे के रखें, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर जो दे रखे वो ले लेते हैं, इसका आएगा 1। फर्स्ट ईयर का आता है 0.89, सेकेंड ईयर का आता है 0.797, थर्ड ईयर का है 0.712, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का टोटल मुझे लेना है 0.636 प्लस 0.567, टोटल आ गया 1.2। 6 to 8 ईयर्स का मुझे टोटल लेना है 0.507 प्लस 0.452
प्लस 0.40 क्या आ रहा है 1.36 और 8th ईयर का 0.40। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 390 33.12 इंटू 0.89 तो ये आया है 29.5। क्या है मेरा क्या है मेरा 9 क्या है मेरा 25 क्या है मेरा 1 42.5 इंटू क्या है मेरा 17.1। तो PVCI का टोटल हो रहा है 551.1। आपका आउटफ्लो है 39 का NPV कितना निकला 161.13 लाख। मतलब आपका ऑलमोस्ट 161 लाख जो है वो आ रहा है NPV। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा मेहनत था, तो आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A large profit-making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing processes be converted into marketable product। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वेस्ट निकलता है उसको मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। 8% द वेस्ट इज रिमूव बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजेबल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 150 लाख पर एन। तो अभी जो वेस्ट निकलता है उसको 150 लाख रुपए हर साल देकर क्या करते हैं, इसको रिमूव करवाते हैं। नेक्स्ट 4 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट को आप टर्मिनेट कर दोगे अगर आप नया मशीन लगाओगे तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा 90 लाख बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आपका नेट जाने वाला है 90 लाख रुपए, इसमें कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा टैक्स का। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग द आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600। अब 600 लाख की आपकी मशीन जाने वाली है। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख बट एट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 45। नेट आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 15 लाख। आगे क्या बोल रहे हैं हमें, आगे बोल रहे हैं सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। आपको सेल्स दे रखा है 2 साल सेम है, फिर 2 साल सेम। मटेरियल कंजम्पशन लग रहा है, इसमें वेजिस लग रहा है, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दे दिया। मतलब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत, तो माइनस करेंगे, टैक्स निकालेंगे, वापिस एड बैक कर देंगे कैश फ्लो के लिए। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख। मतलब 60 लाख रुपए आपके वर्किंग कैपिटल में 0th ईयर पे जाने वाले हैं। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द ईयर एंड 1, 2 एंड 3 विल बी 165। वो 60 लाख तो आपने ऑलरेडी डाल दिया पैसा। फिर एडिशनल 105 आपका पहले साल के एंड में जाएगा, वो 3 साल तक रहने वाला है और 4th ईयर में नील हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपका वर्किंग कैपिटल 0th ईयर पे 60 लाख जाने वाला है, 1st ईयर के एंड पे आपका 105 जाएगा, फिर एडिशनल नहीं जाएगा क्योंकि 165 का हो गया एक बार, फिर 4th ईयर पे वापस से आपको 165 मिल जाएगा। तो ये आपके कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, इसको आपको ध्यान में रखना है जब आप कैश फ्लो का कैलकुलेशन करो। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज द स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख पर एनम। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक तरह से। अगर हम देखें ये 30 लाख हमारा क्या हो जा रहा है, पैसा चला जा रहा है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce the idle time payments of 45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। तो भाई ये वेजेस जो है आपके 45 लाख और 30 लाख जो है वो आइडल टाइम बच जाएगा। तो ये वेजेस आपका जो जा रहा है इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसको निकाल देते हैं। 225 में से 45 और यहाँ से 30। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्चमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 90 लाख इंश्योरेंस चार्ज। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेंचर की वजह से जो हो रहा है ना, सिर्फ 90 लाख का खर्चा आ रहा है, बाकी का सब अपॉर्चमेंट।
तो हम ये बाकी के खर्चे को इग्नोर करेंगे, सिर्फ कंसिडर करेंगे 90 लाख, बिकॉज इसकी वजह से जो हो रहा है वो 90 है, बाकी सब अलोकेशन है। आगे क्या बोल रहे हैं, द कंपनी टैक्स रेट इज 30%। आगे बोल रहे हैं कंसिडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। तो आपको बेसिकली एनपीवी निकालना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, ऑन डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग, तो ऐसे एक तरह से आपको एनपीवी निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दो पार्ट में पहले इनफ्लोज और आउटफ्लोज गिन लेते हैं और फिर इसको टेबल में पुट इन कर देंगे। सबसे पहले आउटफ्लो की बात करें, आउटफ्लोज क्या क्या हो रहा है, तो आपके आउटफ्लो में सबसे पहले 0th ईयर पे आपका मशीन का खर्चा लग रहा है 600 लैक्स का जा रहा है। फिर उसी के साथ आपका 90 लैक्स का क्या जा रहा है, कॉम्पेंसेशन, जो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। तीसरा आपको 60 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा पहले साल के शुरुआत से। तो आपके 0th ईयर पे इतना पैसा जाने वाला है, 600 प्लस 90 प्लस 60, 750 लाख आपका 0th ईयर पे। फर्स्ट ईयर में आपका और क्या पैसा जाएगा, देखो फर्स्ट ईयर में आपका हर साल 150 लाख जो है वो तो अपन क्या करेंगे, इनकम वाले में कंसिडर करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना नहीं है। पहले साल में आपका 105 का स्टॉक और जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल आपकी 105 की जा रही है। इसके बाद सेकेंड ईयर में कुछ नहीं जा रहा है, थर्ड ईयर में कुछ नहीं जा रहा, फोर्थ ईयर में इस इक्विपमेंट को 600 लाख के इक्विपमेंट को बेचोगे तो 60 लाख मिलेगा, बट डिसमेंटलिंग का कॉस्ट होगा 45, मतलब नेट नेट आपको मिलेगा 15 लाख। प्लस आपका जो ये स्टॉक 105 और 60 का फंसा हुआ था वर्किंग कैपिटल, वो रिलीज हो जाएगा 1। तो टोटल नेट नेट आपको कितना मिल रहा है, 15 प्लस 165, टोटल यू विल बी गेटिंग 180 लाख इस इनफ्लो। ठीक है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक तरह से हो गया। अब इनफ्लोज की बात करें, इनफ्लो में आपका ईयर वाइज अपन क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे ले 1 ईयर आप करोगे सेल्स, माइनस आपके खर्चे होंगे मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट के अलावा आपका डिप्रिसिएशन लगेगा। अब ये तो आपके खर्चे हो गए, खर्चे माइनस करेंगे। इसके बाद आपको कुछ सेविंग्स हो रही है, हर साल आपका 150 लाख बचेगा सेविंग। कॉम्पेंसेशन तो दे दिया अपन ने, बट हर साल आपका 150 लाख बच जाएगा। और जो रेंट है वो तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते नहीं। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट, और से टैक्स माइनस करेंगे एट द रेट 30%, तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसमें डेप्रिसिएशन वापस एड बैक कर देंगे टू गेट द सी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी फिगर्स लिख देते हैं फटाफट। सबसे पहले सेल से 966, पे भी 966, इन 2 सालों में आपका है 1254, 1200। मटेरियल कॉस्ट 90, 120, वेजेस आपका है 180, आपने मटेरियल कॉस्ट 195, 255। अदर एक्सपेंसेस में कुछ है नहीं, डायरेक्टली 25, 160 एंड 200। फिक्स कॉस्ट में आपका सिर्फ 90 लैक्स है इंश्योरेंस का, उसके अलावा कोई भी खर्चा आपका इसका। बात करें डेप्रिसिएशन की, तो ऑलरेडी आपको निकाल के दिया हुआ है इनकम टैक्स के साथ 154, 84। अब ये माइनस करें या डायरेक्टली एक काम करते हैं, सेविंग जोड़ देते हैं। ये सब माइनस होगा, सेविंग आपका ऐड होगा। सेविंग कितना हो रहा है हर साल आपका 150। ये सब आपको करना है माइनस, ये करना है प्लस, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स माइनस करोगे और वापस से डेप्रिसिएशन एड बैक करो। कैलकुलेशन करने में पूरा का पूरा साथ में 966 माइनस 180, 120 माइनस 9 माइनस 150 प्लस 150, ये हुआ आपका 486 माइनस 30% करके जो आ रहा है वो लिख देता हूँ यहाँ पे 340.2, और डेप्रिसिएशन वापस एड बैक कर दूंगा जो कि है 150। तो फर्स्ट ईयर का नेट नेट आपको कैश फ्लो मिल रहा है 490 सेकेंड ईयर का भी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ईयर का 966 माइनस 125 प्लस 150, क्या है मेरा 460। टैक्स माइनस करूँगा 30%, आ रहा है 323.4, और डेप्रिसिएशन जो 114 है वो एड बैक कर दूंगा, आ रहा है
430, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करते हैं। 1524 160 94 माइनस 150, 150 प्लस करना है, क्या आ रहा है 558 में से माइनस करेंगे 30%, आ रहा है 390.6, डेप्रिसिएशन इज 84 ऐड कर देंगे, आ गया 474.6, लास्ट ईयर का 15 1254 255 10 माइनस 63 प्लस 150 है 486 माइनस 30% 340.2 और डेप्रिसिएशन 63 का एड बैक करेंगे, क्या आ गया मेरा 403 पॉइंट। मेरे सारे के सारे कैश फ्लोज आ गए, पर मैंने ऑलरेडी कैश आउटफ्लोज लिख दिए। मैं टेबल बनाकर एनपीवी निकाल देता हूँ। ठीक है, कैश फ्लो क्या क्या हो रहा है, 0th ईयर में आपका 750 जा रहा है, फर्स्ट ईयर में आपका आ रहा है 490 और जा रहा है 105, तो 490.2 माइनस 10 85.2 नेट नेट आ रहा है। सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये लिखते थे 437.4, थर्ड ईयर में 474.6, फोर्थ ईयर में आपको 180 ये मिल रहा है प्लस 403 ये मिल रहा है, 403.2 प्लस 180 हो गया आपका 583. डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, हमारा यह निकल जाएगा एन। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, ये है 1.877, 0.769, ये है 0.74, ये है 0.59, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एनपीवी निकालते हैं 750 टू 1 5.4 85.2 0.87 437.4 इंटू 0.79 330.3 474.19 580.2 5.5 नेट नेट करेंगे भी मिल रहा है 589.32 है। तो मेरा एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा नोट्स अगर बनाए तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो ये 90 लैक्स का कॉम्पेंसेशन था इसको यहाँ इंक्लूड किया, हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, इसमें कोई भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं हो रहा है। स्टॉक आपका पहले साल में कुछ जा रहा है, पहले साल के एंड में कुछ जा रहा है, ये हमने वर्किंग कैपिटल लिया और उसको वापस से हमने फोर्थ ईयर के एंड में ले लिया क्योंकि स्टॉक हो जा रहा है जीरो। वन मोर थिंग, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो 30 लैक्स के रेंट की है वो हमने कंसिडर नहीं की है, ऑल दो वो कंसिडर करेंगे तो आंसर डिफरेंट होगा और फायदा भी होगा, तो वो हमने कंसिडर नहीं की। पेजेस में कुछ आइडल टाइम वाला था वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, और फैक्टिव ओवरहेड में जो रेलेवेंट खर्चे थे वही लिए, बाकी के अलोकेशन को हमने इग्नोर। इस तरीके से हमारा क्या आया है, एनपीवी आया है पॉजिटिव। तो दिस प्रोजेक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Devli Limited has a machine which has been in operation for 3 years. साल से मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो मशीन हैज़ अ रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 साल और चलेगी, मतलब टोटल 8 साल की मशीन थी। विद नो साल्वेज वैल्यू इन द एंड, 5 साल तक यूज़ करेंगे बट कुछ मिलने वाला नहीं है। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख, मतलब इसको बेच दोगे तो 2 लाख आएगा। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग, तो नया खरीद के पुरानी को रिप्लेस कर देंगे। द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो, एग्जिस्टिंग मशीन के कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं और न्यू के दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन ओरिजिनली 330 की थी, 8 साल चलने वाली थी, सैलवेज वैल्यू नील। न्यू मशीन 10 लाख में खरीदोगे, 5 साल चलेगी, सैलवेज वैल्यू कितनी आएगी 40,000। एनुअल आउटपुट, ये 30,000 यूनिट आउटपुट देगी, ये 75,000 देगी। सेलिंग प्राइस 15 रुपये, इधर भी 15 रुपये। तो आप अपना रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर आपका रेवेन्यू आएगा 4.5 लाख, इधर आएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू आएगा 11 लाख।
25,000। आगे क्या बोल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 4, यहाँ पे भी 4 है। लेबर कॉस्ट पर आवर दे रखा है, लेबर कॉस्ट पर आवर 40 रुपीज़, तो ये 3000 आवर्स एनुअली होंगे, और यहाँ पे भी 3000 आवर्स है, ये 70। इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैश कॉस्ट 50,065, यहाँ पे हम इनकम निकाल पाएंगे आराम से। The company uses written down value of depreciation 20%. It has several other machines in the block of assets. बहुत सारी machines हैं इनके पास। The income tax rate is 30% and Zevli Limited does not make any investment if it yields less than 12%. 12% इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 12% के डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं, इसको यूज़ करके अपने को एनपीवी निकालना है। ठीक, तो फर्स्ट वर्किंग हम लोग कर लेते हैं, हमारे डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से कितना होगा। देखो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कई सारी मशीन है ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक के अंदर जितना इम्पैक्ट इस न्यू मशीन के खरीदने और पुरानी के बेचने से होने वाला है, वही आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का या इंक्रीमेंटल ब्लॉक होगा। आप नई मशीन परचेस करोगे 10 लाख में, ये आपका ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, और पुरानी बेचोगे ओल्ड 2 लाख रुपए की, तो आपका ब्लॉक में नेट नेट 8 लाख की ऐड होने वाला है। तो आपको जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से मिलेगा वो सिर्फ कितने पे मिलेगा, 8 लाख पे। क्योंकि मशीन 10 लाख की खरीदी तो 10 लाख का ऐड तो हुआ, बट 2 लाख में बेच दी तो 2 लाख माइनस हो गया। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको 8 लाख कंसिडर करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल 5 साल का पीरियड है, तो हम 5 साल का पूरा कैश फ्लो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं ईयर ले रहा हूँ 014। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट जा रहा है मेरा, तो नई मशीन खरीदूंगा 10 लाख जाएगा और 2 लाख आएगा, तो नेट नेट मेरा 8 लाख जा रहा है। उसके अलावा मेरा और कुछ जाने वाला है नहीं, बट मुझे इस मशीन को बेचकर, नई वाली मशीन को जब मैं 5 साल के बाद बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 40,000। मैं 40,000 में प्लस में ले ले रहा हूँ। ये भी तो मेरा हो गया कैश इनफ्लो। अब मुझे यहाँ पे जो इनफ्लो लेना है उसके लिए मुझे इंक्रीमेंटल इनफ्लो लेना है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पहले डिफरेंशियल फिगर निकाल लेता हूँ। सेल्स जो पहले हो रहा था वो, उसमें से मेरे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और आपके कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, वो ले लेते हैं। सेल्स आपका पहले हो रहा था 4.5 लाख का, अभी होगा आपका 13,25,000 का। मटेरियल कॉस्ट आपकी लग रही थी 4 रुपये पर यूनिट इंटू 30,000, 1,20,000। यहाँ पे 75,000 इंटू 4 हो रहा है 3 लाख। लेबर कॉस्ट आपका 3,000 घंटे इंटू 40, 1,20,000। और आपके कैश खर्चे 50,000। यहाँ पे भी सेम आपका लेबर कॉस्ट 75,000, 3,000 आवर्स तो 70 आवर्स, ये हो जा रहा है 2,10,000। आपके कैश एक्सपेंसेस जो थे इनडायरेक्ट वाले 65,000। क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना हो रहा है वो निकालने के लिए माइनस कर देंगे। आपको पहले मिल रहा था नेट नेट 1,60,000, अब कितना मिल रहा है, 550। 550 में से 160 माइनस करेंगे, मुझे इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लो मिल रहा है वो मिल रहा है 3,90। यहाँ पे मैं इनफ्लो ले लेता हूँ, 0 ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, 390 मिला इधर, ठीक है। अब ये तो मेरा सिर्फ ग्रोस इनफ्लो है, इसके अंदर ठीक है मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर जो आएगा उसको बोलूँगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे टैक्स माइनस करना है, फिर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं डेप्रिसिएशन एड बैक करूँगा तब जाके मुझे मिलेगा कैश फ्लो। यहीं पे कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 8 लाख इंटू 20% होगा 160, और हर साल वो घटता जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर 1,28,000, नेक्स्ट ईयर 1,02,400, नेक्स्ट ईयर 1,920, नेक्स्ट ईयर 5,530। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं पाँचों साल का, 3,90,000 माइनस 1,60,000, 2,30,000। टैक्स रेट 30% है, 30% माइनस कर देता हूँ तो आ रहा है 1,61,000। डेप्रिसिएशन वापस से एड बैक कर दूंगा, हो जाएगा 1,20। सेम पे यहाँ करेंगे 3,90,000
-1,28,000 जो आया उसमें से 30% माइनस करेंगे और प्लस करेंगे वापस से डिप्रिसिएशन। तो नेट नेट मुझे मिला 3,11,400, फिर 3,90,000 -102,400 30% प्लस 102,400 कैश फ्लो आ गया 303 फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर का आया 7 क्या है मेरा 9 296। ये मेरे कैश इनफ्लोज हो गए, ये मेरे आउटफ्लोज हो गए। इनको टेबल में पुट करके मैं क्या करूँगा, तो नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। 0th ईयर पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 0th ईयर पे आपका 8 लाख जा रहा है। फर्स्ट ईयर पे आपका 3,21,000 आ रहा है। सेकेंड ईयर पे 3,14,000। थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे, फिफ्थ ईयर में आपका कुछ आ रहा है यहाँ पे और कुछ आ रहा है यहाँ पे। टोटल ले लेंगे 30, काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आएगा 1.89, आएगा 0.77, आएगा 0.71, 0.6356 मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। वो एनपीवी 8 लाख इंटू 1 इज 321 0.893 8 6 311,400 that नेट नेट निकालेंगे। आपका एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव 2896। आपका क्या है, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव दिस प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। 10 कंपनीज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं या तो नई मशीन लेके आ जाओ या रिपेयर करवाओ। 10 कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेस। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000 now and requires maintenance of 10,000 at the end of every year for 8 years। नई मशीन लोगे तो आपको 90,000 तो अभी पे करना है 0th ईयर पे, और 1 से लेकर 8 साल तक हर साल कितना देना है 10,000। मतलब आपका 10,000 का खर्चा होने वाला है हर साल का और 90,000 अभी जाने वाला है। फिर आगे बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ 8 ईयर इट वुड हैव साल्वेज वैल्यू ऑफ 20,000। मतलब 8वें साल के एंड पे आपको 20,000 वापस मिलेगा कैच कर। The existing machine requires increasing amount of maintenance each year and its salvage value falls each year as follows। तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है अभी उसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, इस साल कुछ भी नहीं है, उसको बेचोगे तो 40,000 आएगा। मतलब अगर रिप्लेसमेंट अभी कर दोगे तो बेच के 40 मिलेगा। बट अगर 1 साल और वेट करते हो तो पहले साल में आपको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा 10,000 का और साल्वेज वैल्यू भी घट जाएगी 25। सेकेंड ईयर की बात करें तो 20,000 का मेंटेनेंस, 15,000 की साल्वेज वैल्यू। थर्ड ईयर की बात करें तो मेंटेनेंस और बढ़ जाएगा, 30,000 हो जाएगा और साल्वेज हो जाएगा 10,000। एंड फोर्थ ईयर पे आपको 40,000 का खर्चा करना पड़ेगा और साल्वेज कुछ भी होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% रिक्वायर्ड। क्या बोल रहे हैं, व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। मतलब अभी कर दे, 1 साल के बाद करे, 2 साल के बाद करे, 3 साल के बाद करे या 4 साल के बाद करे, ये आपको पूछ रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं कि 1 रुपये का 8 ईयर्स का 15% के हिसाब से 4.4873। मतलब ये क्यूमुलेटिव दे रखा है 8 सालों का और 8वें साल का दे रखा है 0.3269। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अभी हमारा जो पैसा जाने वाला है रिप्लेसमेंट कर दें तो मेरा हर साल कितना खर्चा होगा सी फेट मुझे निकालना है। यहाँ पे 90,000 मेरा अभी नई मशीन का देना है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे हर साल, ये तो 90,000 तो प्रेजेंट वैल्यू ही है ऑलरेडी, हर साल मुझे 10,000 देना है। तो 10,000 इंटू क्या कर दूंगा मैं, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 15% के हिसाब से, तो 10,000
इंटू 4.4873 मतलब 90,000 अभी जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू 8 साल के जो कैश आउटफ्लोज है उसका मैंने कर दिया, तो टोटल आपका जा रहा है 134873। अब इसमें से क्योंकि ये 20,000 में मेरी मशीन क्या हो जाएगी, साल्वेज हो जाएगी, तो 20,000 इंटू 0.3269 8 साल वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया मैंने, तो नेट नेट मुझे 8 साल का खर्चा लगने वाला है 1,28,335। और इक्विवेलेंट अगर एनुअल कॉस्ट निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, हमें इस पर्टिकुलर जो हमारा फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो एनुअल कॉस्ट लग रहा है 28,600, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में 28,600 का एनुअल कॉस्ट है। अब हमें अलग अलग यहाँ पे 5 अलग अलग सिनारियोज हैं कि प्रेजेंटली अगर करंट डेट में ही हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर के बाद करेंगे तो क्या होगा। तो हमें ये मेंटेनेंस का खर्चा दे रखा है और साल्वेज वैल्यू दे रखा है, मतलब अभी रिप्लेस करवा दूँ तो 0 रुपीज़ मेरा मेंटेनेंस का आएगा और 40,000 मुझे मिलेगा, मतलब नेट नेट यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो मुझे इसका और इसका दोनों का, ये मेरा आउटफ्लो है और ये मेरा इनफ्लो है, दोनों का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और उसको कंपेयर करना है 28,600 से। अगर 28,600 और इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे हर साल के हिसाब से, अगर मेरा 28,600 का जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा वो और इन दोनों का डिफरेंस ये अगर ज़्यादा आ रहा है एनपीवी तो मुझे रिप्लेस करना है उस साल में, अदरवाइज मुझे क्या करना है, रिप्लेस नहीं करना। ये टेबल बना रखा है, इसको देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट सिनेरियो रिप्लेस इमीडिएटली, तो 0th ईयर पे आपका 28,600 ठीक है जाएगा, 28,600 और 40,000 आपको मिलेगा, वो भी 0th ईयर पे है, तो आपको नेट नेट पॉजिटिव 11,400 मिल रहा है। करंटली ना करें, इमीडिएटली ना करें, तो अगर एक साल के बाद करें तो क्या होगा, तो ये सब कुछ फिगर पहले साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर पे करेंगे, 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.870, तो 28,600 भी एक साल के फैक्टर से, 10,000 जो मेरा जाएगा और 25,000 जो आएगा वो भी मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर कर दिया, नेट नेट नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव मेरे काम का नहीं है, पॉजिटिव था तब मेरे को क्या करना है, रिप्लेस इमीडिएटली करना है, यहाँ पे इमीडिएटली रिप्लेस करने की जरूरत। सेम वे अपने 2 साल का गिनेंगे, 3 साल का गिनेंगे और 4 साल का गिनेंगे, तो ये गिनते गिनते हमने देखा कि हर जगह क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब मुझे इमीडिएटली क्या कर देना चाहिए, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि साल दर साल जाएंगे तो हमारा जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव होता। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, पर मैंने इसको यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व किया नहीं और आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ केमिकल कंपनी इज प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म ₹1 पर गैलन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। 1 रुपया पर गैलन के हिसाब से आपका खर्चा जा रहा है। एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी द वेस्ट इज अबाउट 50,000 गैलन पर ईयर, तब हर साल आपका 50,000 का खर्चा हो रहा है इस वेस्ट को डिस्पोज करने का। आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 ऑन रिसर्च, एक रिसर्च पे 60,000 का खर्चा किया। देखो ये है मेरा संक कॉस्ट, इसको मुझे किसी भी कैलकुलेशन में लेना नहीं है, सिर्फ ये खर्चा हो गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यू हैव टू सिंपली इग्नोर दिस। रिसर्च करने का जो खर्चा है, अब वो खर्चा हो गया तो वो कोई भी मेरे कैलकुलेशन में काम आने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज कंपनी डिस्कवर्ड दैट द वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर 10 पर गैलन। तो ये 50,000 जो गैलन हर साल का जनरेट हो रहा है उसको आप 10 रुपये में बेच सकते हो, 10 रुपये पर गैलन के हिसाब से। इफ इट इज प्रोसेस फर्दर, इसमें कुछ फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हावेवर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख इन अ न्यू इक्विपमेंट। तब 0th ईयर पे आपको 6 लाख रुपए का एक मशीन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, विच वुड हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड हैव नो साल्वेज वैल्यू। तब कुछ भी इसको बेच के मिलने वाला नहीं है, 6 लाख रुपए का खर्चा 10 साल के लिए लगने वाला है। ठीक है, मतलब हर साल का अगर 60,000 डेप्रिसिएशन SLM ले तो होने वाला, बोल दिया है डेप्रिसिएशन SLM होगा। एक्सेप्ट फॉर दिस कॉस्ट इंकर्ड इन एडवर्टाइजिंग 20,000 पर ईयर। 20,000 पर ईयर आपका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होगा, क्योंकि बेचने के लिए आपको एडवर्ट करना पड़ेगा। नो चेंज इन द प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड। तो और कोई खर्चा आपका बढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ 20,000 का आपका पर ईयर का खर्चा बढ़ेगा एडवर्टीजमेंट पे, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो इसको प्रोसेसिंग करने के कुछ बोलेंगे। इफ दिस न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड द डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग करने का तो खर्चा लगेगा ना, 5 पर गैलन, तो 5 रुपये पर गैलन आपका खर्चा लगेगा। फिक्स खर्चे जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन के अलावा 30,000 पर ईयर, मतलब आप 10 में बेचोगे 50,000 गैलन, 5 रुपये पर गैलन आपका क्या लगेगा, वेरिएबल खर्चा। 30,000 पर ईयर आपका लगेगा फिक्स खर्चा, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो। और एक और खर्चा है एडवर्टीजमेंट। देयर विल बी नो लॉसेस इन प्रोसेसिंग, मतलब जितना आप 50,000 गैलन डालोगे पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा। द टोटल वेस्ट प्रोसेस इन गिवन ईयर विल बी सोल्ड इन द सेम ईयर, जितना बनाओगे उतना बेच दोगे। एस्टिमेट इंडिकेट दैट 50,000 गैलन ऑफ प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड ईच ईयर,
मतलब ये आपका जो 10 साल का पीरियड है उसमें आप हर साल 50,000 गैलन बेच पाओ। द मैनेजमेंट व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट और प्रोसेसिंग इट फर्दर एंड सेलिंग इट, सीक्स योर एडवाइस। ठीक है, आपको बताना है कि भाई जो पहले चल रहा था 50,000 देकर वो वाला काम करना है या फिर अभी वाला काम करना है, ठीक है, जो आपने प्रपोज किया है। व्हाट वुड यू रिकमेंड? अज्यूम दैट फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% एंड एवरेज 50% टैक्स ये लोग दे रहे, आपको 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, हमें कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे। तो देखो कैश आउटफ्लो तो मालूम पड़ गया 0th ईयर में क्या हो रहा है। 1 से लेकर 10 साल में आपको सबसे पहले आप सेल्स करोगे कितना, 10 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 गैलन, मतलब 5 लाख रुपए आपको रिसीव होगा। इसमें से आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 5 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख। इसके अलावा आपका फिक्स खर्चा लगेगा जो कि है 30,000। इसके अलावा आपका एडवर्टीजमेंट लगेगा हर साल 30,000। इसके अलावा क्या हो रहा था, आपका 50,000 का खर्चा लग रहा था, तो ये खर्चा आपका क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। ये सेविंग लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सब मैं माइनस कर रहा था। ठीक है, मुझे सेविंग जो है 50,000 की क्या करनी है, प्लस करनी है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन जाने वाला है, तो 6 लाख का मशीन, 0 सालवेज वैल्यू, 10 साल चलेगा तो हर साल का 60,000 रुपये का मेरा डेप्रिसिएशन लगने। ये मेरा बच गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। निकालते हैं 5 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000 माइनस 60,000। ठीक है, ये प्लस है मेरा। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला 1,90,000। इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं 50% के हिसाब से, जो हो रहा है 95,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 95,000 में वापस से डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे जो कि है 60,000। तो मुझे टी फेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा 1 लाख। ठीक है, हर साल मुझे 1,55,000 का क्या होगा, इनफ्लो होगा। मेरा आउटफ्लो हो रहा है 6 लाख का 0th ईयर पे, तो मुझे हर साल 155 मिल रहा है। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे दे रखा है यहाँ पे 5.019 मुझे PVCI मिल जाएगा 1,55,000 मल्टीप्लाई बाई 5.019, आपको मिल रहा है 777,945 एंड यू आर इन्वेस्टिंग 6 लाख रुपीज़। तो आपका NPV जो है वो कितना आ रहा है, 177,945। सिंस NPV इज पॉजिटिव, यू कैन एक्सेप्ट दिस प्रपोजल ऑफ प्रोक्योरिंग द मशीन एंड सेलिंग द वेस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं इसको। मनोरंजन लिमिटेड इज अ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई। देयर आर टोटल 200 एम्प्लॉइज। ये टोटल 200 एम्प्लॉइज है इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, सब मिला के 200 लोग हैं। एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस द कंपनी सर्व्स टी और कॉफ़ी, के चाय और कॉफ़ी पिलाते हैं एम्प्लॉयज़ को, विच इज़ आउटसोर्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब बाहर से जो चाय का बिजनेस करता है उससे ये लोग मंगवा के अपने एम्प्लॉयज़ को पिलाते हैं। द कंपनी ऑफर्स टी एंड कॉफ़ी 3 टाइम्स। ठीक है, ये 3 बार टी और कॉफ़ी ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज़ को। अब क्या बोल रहे हैं, 120 एम्प्लॉयज़ प्रीफर टी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। 120 एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, टी, और 40 एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या करते हैं, कॉफ़ी। ठीक है, ऑल 3 टाइम्स, मतलब ये टी जो लेते हैं ये तीनों टाइम लेते हैं। तो 200 में से 120 और 40 तो हुए, आगे और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड रिमेनिंग मतलब 120 और 40, 160 जो बचे 40, वो लोग क्या करते हैं, दे प्रीफर टी। ये लोग टी प्रीफर करते हैं बट सिर्फ वंस इन अ डे, मतलब एक ही बार। अगर हम टी का कंजम्पशन देखें तो 120 टी 3 टाइम्स, मतलब 360, तो ये हो गया टी। कॉफ़ी कितना हो गया, 120, और ये एक और टी है 40 इंटू 1, तो ये 40 टी है। तो नेट नेट अगर देखें तो टी का कंजम्पशन अभी पर डे कितना हो रहा है, 400। ठीक है, और कॉफ़ी का कितना हो रहा है, 120 कप्स। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द थर्ड पार्टी चार्जेस 10 फॉर ईच कप ऑफ टी। तो 10 रुपये टी के चार्ज कर रहे हैं, मतलब 4,000 रुपये आपका पर डे लग रहा है, और कॉफ़ी का 15 रुपये ले रहे हैं। तो 120 इंटू 15 से आपका पर डे का खर्चा हो रहा है 1,800 रुपये कॉफ़ी का। ये पर डे का खर्चा आ रहा है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, द कंपनी वर्क्स 200 डेज इन अ ईयर।
अगर इस खर्चे को टोटल कर दें, अगर हम 5800 हो रहा है पर डे का, और ये 200 दिन कंपनी काम करती है, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? एनुअली आपका जो खर्चा हो रहा है वो 11,60,000 हो रहा है। होप इट इज़ क्लियर। आपने 200 एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया टी और कॉफ़ी में। 120 लोग 3 बार पीते हैं चाय, 40 लोग 3 बार कॉफ़ी पीते हैं, और 40 लोग ऐसे हैं जो एक ही बार चाय पीते। तो आपने टोटल कंजम्पशन निकाल दिया टी का 400 कप पर डे, कॉफ़ी का 120 कप पर डे। 10 रुपये चार्ज होता है पर कप ऑफ टी, 15 रुपीज़ पर कप ऑफ कॉफ़ी, और 200 दिन चलने के हिसाब से आपका 11,60,000 का अभी जो खर्चा है वो लग रहा है। एग्जिस्टिंग एक्सपेंस कितना है? 11,60,000। आगे क्या बोल रहे हैं? Looking at the substantial amount of expenditure on tea and coffee, the finance department has proposed to management an installation of master tea and coffee vending machine which will cost 10 lakh with a useful life of 5 years. तो एक मशीन खरीदने को बोल रहे हैं, वेंडिंग मशीन जो होती है 10 लाख रुपए की मशीन होगी, 5 साल चलेगी। अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू एंटर इनटू एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर विच विल रिक्वायर अ पेमेंट ऑफ 75,000 एवरी ईयर। देखो 0th ईयर पे आपका 10 लाख तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और हर साल आपका 1 to 5 ईयर्स तक आपका 75,000 का क्या जाने वाला है? AMC, मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये खर्चा है एक तरह से मशीन को मेंटेन करने का। द मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो पावर है वो कितना लगने वाला है? पावर आपका लगेगा 500 यूनिट्स पर मंथ, तब 12 महीने होते हैं, वो 6,000 यूनिट आपका लगने वाला है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और क्या बोल रहे हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंपनी इज 12 पर यूनिट, मतलब 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका 72,000 रुपीज़ लगेगा पावर का टोटल। एंड करंट इंक्रीमेंटल हो गया ये। अपार्ट फ्रॉम दिस रनिंग कॉस्ट द कंपनी विल हैव टू इंकर द फॉलोइंग कंज्यूमेबल, क्योंकि देखो जो मशीन होती है, मशीन के अंदर आपको कॉफ़ी बीन, पाउडर, मिल्क, शुगर वगैरह डालनी पड़ेगी। उसका क्या खर्चा लग रहा है बोल रहे हैं? पैकेट्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर पैकेट। एक पैकेट का 90 रुपये लग रहा है, वो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कितने पैकेट लगेंगे, कितनी कॉफ़ी में, कितनी चाय में, देखते हैं। पैकेट ऑफ टी पाउडर 70 रुपीज़ पर पैकेट। शुगर एट अ कॉस्ट ऑफ 50 पर केजी, 1 किलो का 50 रुपये है। मिल्क भी 50 रुपये पर लीटर है। पेपर कप एट अ कॉस्ट ऑफ 20 पैसे पर पेपर कप। ठीक है, जो पेपर कप लगते हैं वो 20 पैसा लगेगा। ईच पैकेट ऑफ कॉफ़ी बीन्स वुड प्रोड्यूस 200 कप्स ऑफ कॉफ़ी एंड सेम गोज फॉर टी पाउडर, मतलब एक पैकेट में आपके 200 कप बनेंगे चाय के, सेम वे एक कप में 200 कप बनेंगे कॉफ़ी के, दोनों ही हो गया। ईच कप ऑफ कॉफ़ी वुड कंसिस्ट 10 ग्राम ऑफ शुगर ऑन एन एवरेज एंड 100 ml ऑफ। आपको ये चार चीज़ों का भी कंजम्पशन भी दे दिया भी। एक कप में 10 ग्राम शुगर चाहिए, ठीक है, तो 10 ग्राम शुगर पर कप, और 100 ml मिल्क भी चाहिए। तो आपको सारी की सारी कॉस्ट निकाल लेनी है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? द कंपनी एंटिसिपेट दैट ड्यू टू रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ टी एंड कॉफ़ी थ्रू वेंडिंग मशीन इट्स एम्प्लॉइज वुड एंड अप कंज्यूमिंग मोर टी एंड कॉफ़ी। अभी जो कंजम्पशन हो रहा है आपका 400 कप और 120 कप, उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इट एस्टिमेट्स दैट द कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय एन एवरेज 20% फॉर ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉइज। हर जगह पे आपका 20% बढ़ जाएगा, मतलब ये आपका 400 और 120 जो था, 400 कप टी था पर डे, तो 120 था, प्लस 20%, प्लस 20%, ठीक है, ये 480 कप हो जाएगा टी, ठीक है, और ये हो जाएगा 144 कॉफ़ी पर डे की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय आप 200 दिन ले लोगे, तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा 480 टू 200, तो आपके 96,000 कप्स जाएंगे चाय के। और कॉफ़ी की बात करें तो 144 इंटू 200, आपके कॉफ़ी के कप जाने वाले हैं 28,800। ये आपका हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो द पेपर कप्स कंजम्पशन विल बी 10% मोर देन द एक्चुअल कप। देखो ये कप कितने चाहिए आपको? जो लोग चाय पीने वाले हैं या कॉफ़ी पीने वाले टोटल कप यूज़ करेंगे 124,800, बट वेस्टेज की वजह से 10% एक्स्ट्रा आपके कप यूज़ होंगे। तो 10% कितना होता है? 12,480। टोटल कर देते हैं, तो आपके पेपर कप कितने यूज़ होंगे वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं द कंपनी इज इन
25% tax bracket and has a current cost of capital 12% per annum. Straight line method of depreciation is allowed for the purpose of taxation. You are financial consultant एंड आपको एडवाइस करना है 12% के हिसाब से इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि देखो सबसे पहले हमारा सेविंग हो जाएगा 1160 का, बट उसके बदले ये बहुत सारे खर्चे हमारे लगने वाले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पावर का खर्चा निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके और भी कुछ खर्चे लगने वाले हैं, एएमसी लग गया, पावर लग गया। अब आपके यहाँ पे मैं एक एक करके खर्चे लिख देता हूँ। सबसे पहले कॉफ़ी बीन्स चाहिए, इसके अलावा टी बैग्स चाहिए, इसके अलावा शुगर चाहिए, इसके अलावा आपको पेपर कप चाहिए और मिल्क चाहिए। अब कॉफ़ी जो है वो टोटल कितनी कंज्यूम होगी? कॉफ़ी आपकी कंज्यूम होगी 400 कॉफ़ी आपकी कंज्यूम होगी 144 कप्स पर डे, और 200 आपके दिन है तो 28,800 28,800 आपके टोटल कप्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ईच पैकेट ऑफ कॉफ़ी बिन विल प्रोड्यूस 200 कप्स ऑफ कॉफ़ी, तो 28,800 कप चाहिए, 200 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ पैकेट्स की रिक्वायरमेंट मालूम पड़ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 90 करूँगा तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी 28,800 कप डिवाइड बाय 200 टू 90, तो यू विल नीड 12,960 रुपीज़ का कॉफ़ी बिन्स, ये रुपीज़ है। टी की बात करें तो टी आपकी जाएगी 96,000 कप्स, 200 कप बनते हैं एक से, और आपका चाय का पैकेट का भाव है 70, तो 96,000 डिवाइड बाय 200 टू 70। आपका टी का जो पाउडर है उसका कंजम्पशन कितना रुपए का होगा? 33,600। शुगर की बात करें तो टोटल आपके कप कितने जाने वाले हैं चाय और कॉफ़ी के पीने के लिए? कप 124800 124800। अब इतने कप है, आपको चाहिए 10 ग्राम शुगर पर कप, तो 124800 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम्स मिल गए। इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितने किलो चीनी चाहिए मिल जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दिया क्योंकि पर केजी का भाव 50 रुपीज़ है, तो डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, यू नीड 60 to 400 रुपीज़ का शुगर। मिल्क की बात करें तो आपके 124800 कप चाहिए, इंटू हर एक कप में चाहिए आपको 100 ml दूध, और 1000 ml दूध होता है 1 लीटर में, और लीटर का भाव है कितना? वापिस से वही करेंगे 124800 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 1000 तो 50 लीटर का भाव आपका 6,24,000 रुपये का आपका मिल जाएगा पूरे साल का। आगे आपके पेपर कप जो है मैं आपने निकाला, आपके पेपर के कप जाएंगे 137,280 मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा पर कप का भाव है, तो आपका टोटल कॉस्ट लगेगा 27,440 रुपीज़। तो इतनी हमारी कॉस्ट लगने वाली, एएमसी का इतना रुपया, पावर का इतना, कॉफ़ी का इतना, टी का इतना, शुगर का इतना, मिल्क का इतना, पेपर कप का इतना। तो इसके बेस पे मैं क्या करूँगा? कैश फ्लो निकालूंगा और फिर बाद में उसको एनपीवी में कन्वर्ट करूँगा टू गेट द एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक एनुअल कैश फ्लो निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सेविंग हो रहा है वो कितना हो रहा है? एनुअली सेविंग हो रहा है आपका 11,60,000 का। अब इस सेविंग के पैसे में से बचा के आप खर्चा कर रहे हो, सबसे पहले आप एएमसी दोगे 25,000 का, फिर आप पावर के लिए पैसा दोगे 72,000 रुपीज़ का, इसके बाद में आप कॉफ़ी का पैसा दोगे 12,960, टी का दोगे पाउडर का 33,600, फिर आप दोगे शुगर का पैसा 400, फिर आप मिल्क का पैसा दोगे तो आएगा 6,24,000। के बाद आप टी जो कप है प्लास्टिक के पेपर कप 27,456 आ रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 को, और डेप्रीसिएशन सबसे लास्ट में। तो आपका 10 लाख का मशीन है, 5 साल चलेगा, हर साल का डेप्रीसिएशन होगा 2 लाख, क्योंकि सालवेज के बारे में कुछ बोला हुआ। ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स जो है वो 25% है, सीएटी आएगा, तो मैं डेप्रीसिएशन एड बैक करूँगा तो आई विल गेट सी फेट। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट इसको। तो 11,60,000 का आपका सेविंग हो रहा है, पर उसमें से खर्चे हो जा रहे हैं, तो आपको नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच रहा है 52,584। टैक्स माइनस करेंगे 25% हो रहा है वो 13,146। नेट नेट निकालेंगे
हो रहा है 39438 और डेप्रिसिएशन जो 2 लाख है उसको मैं एड बैक कर रहा हूँ। मेरा 239,438 का फी फेट आ रहा है। यह आएगा मेरे 5 साल तक के लिए। अब मैं एनपीवी निकाल देता हूँ तो 0th ईयर 125, 0th ईयर पे आपका जा रहा है 10 लाख रुपए और 1 से 5 साल तक आपका आ रहा है 239,438। नेट नेट सेविंग आ रहा है आपका, क्या आएगा 1। और 5 साल का आपको इन लोगों ने डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया था जो था 3.6048, क्या आएगा 10 लाख। आउटफ्लो, इनफ्लो कितना आ रहा है 8,63,020। और नेट नेट आपका जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ रहा है 1687। आपका जो एनपीवी है वो नेगेटिव है, तो आपको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आप बाहर से मंगवा के पिलाओगे चाहिए वही आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे आपका नेट नेट 10 लाख जो जा रहा है वो वसूल नहीं हो पा रहा है, तो यू शुड रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलिंग द वेंडिंग मशीन एंड कंटिन्यू विद द थर्ड पार्टी सोर्सिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी फॉर द एम्प्लॉय।